हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर है। और पहले दो लेक्चर्स में भी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही पढ़ा था। हमने पार्ट्स जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो स्टडी किए थे और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। मेल गैमीट जो होता है, ह्यूमन मेल गैमीट, उसको हम स्पर्म बोलते हैं, और उसकी प्रोडक्शन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी। और जितने भी ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। मैं पहले ही लेक्चर में बता चुकी हूँ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या फ़र्क होता है। जहाँ पे एक्चुअल स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, और बाकी जो उनमें हेल्प करते हैं स्पर्म की मैचुरेशन में, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में, उसकी स्टोरेज में, वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। तो ऐसे ही एक्सेसरी ग्लैंड्स का टॉपिक कवर करना हमारा बाकी था, जो हम आज स्टडी करेंगे। These are the glands that pour their secretion into urethra and which are essential for viability and motility of sperm. स्पर्म को विएबल और मोटाइल, क्योंकि उसको स्विम करके जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ओवम तक पहुंचना है, तो उसकी मोटिलिटी की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये ग्लैंड्स, ऑब्वियसली ग्लैंड वर्ड किसी भी जो ह्यूमन स्ट्रक्चर को हम ग्लैंड तब बोलते हैं जब वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता हो, तभी हम उसको ग्लैंड बोल सकते हैं। अब इनको ग्लैंड बोल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ये सिक्रीट कर रहे हैं, और ये जो भी पोर्शन सिक्रीट करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड, वो यूरिथ्रा के अंदर छोड़ देती हैं, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी और विएबिलिटी में हेल्प करता है। दे आल्सो प्रोवाइड प्रॉपर पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ टू द मीडियम। सीमन मैंने बोला था, ह्यूमन मेल जो है या मेल जो है वो सीमन रिलीज करता है, जिसका एक पार्ट होता है स्पर्म। सीमन के अंदर, इस लिक्विड मीडियम के अंदर स्पर्म होते हैं। अब सीमन का काम क्या होता है? जो ये मीडियम है जिसको हमने सीमन बोला है, एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन से बना होता है। एक एक्सेसरी ग्लैंड्स नहीं होती, 3 होती हैं, जिनके बारे में एक एक करके भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये उसको प्रॉपर पीएच देती हैं ताकि उस पीएच पे स्पर्म सर्वाइव कर सके, और आयनिक स्ट्रेंथ देती हैं। ये एक्सेसरी ग्लैंड जो मैंने बोला कि 3 होती है। फर्स्ट वन सेमिनल वेसिकल, पहले के लेक्चर्स में भी हम इसका काफ़ी नाम सुन चुके हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कोपर ग्लैंड्स। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में करेंगे। सेमिनल वेसिकल्स की अगर हम बात करें तो इसको यूट्रस मैस्कुलिना भी कहते हैं, याद रखना है, यूट्रस। जबकि यूट्रस जो है फीमेल बॉडी का पार्ट होता है, यूट्रस मैस्कुलिना। पता है ना, बच्चेदानी को हम यूट्रस बोलते हैं, वो यूजुअली फीमेल की बॉडी में होता है। तो अगर ये कहे कि यूट्रस मैस्कुलिना क्या होता है या वो किसकी बॉडी में होता है, तो हम बिना सोचे समझे ये सोचेंगे कि यूट्रस वर्ड है तो फीमेल की बॉडी में ही होता होगा। नहीं, यूट्रस मैस्कुलिना हम सेमिनल वेसिकल को कहते हैं, और वो मेल की बॉडी में होता है। अगर सिर्फ यूट्रस की बात करें तो ऑब्वियसली वो फीमेल में होता है। ये पेयर्ड है। मैंने, अगर आपको डायग्राम याद है तो मैंने डायग्राम में दिखाया था, ग्लैंडुलर क्योंकि ये कुछ सिक्रीट करता है, सैक लाइक, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्किन का फोल्ड होता है। सैक को बोलते हैं थैले जैसा, सैक समझते हो ना, थैले जैसा। एंड प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। इसका जो सिक्रीशन होता है, जो ये सिक्रीट करती है, जो सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन है, वो विस्कस होती है, थोड़ी सी गाढ़ी होती है, एल्कलाइन होती है, यानी कि pH 7 से ज़्यादा होती है जो, और इसी pH पे स्पर्म सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। देयर सिक्रीशन कंटेन्स स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज, सिट्रेट, आइनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडीन एंड कोगुलेटिंग प्रोटीन्स। इसकी सिक्रीशन में सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है फ्रक्टोज।
ये मैं बताऊंगी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेप केसेस होते हैं, जब उनको कंफर्म करना होता है कि किसी फीमेल का रेप हुआ है, तो उसमें फ्रक्टोज यूज़ होता है। डॉक्टर्स क्या होते हैं, अगर उन्हें फीमेल के वजाइना में टेस्टिंग के दौरान फ्रक्टोज मिला है तो वो ये मानते हैं कि यहाँ पे मेल फीमेल प्रेजेंट था, क्योंकि फ्रक्टोज जो होता है वो सीमन का पार्ट होता है जो कि ओब्वियसली मेल रिलीज़ करता है। इसके अलावा भी सिट्रेट, आइनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन और कोगुलेटिंग प्रोटीन, सीमन जब रिलीज़ हो जाता है उसके कुछ ही मिनटों बाद वो कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी सिक्रीशन के क्या क्या पार्ट है वो हमें पता होने चाहिए। फ्रक्टोज वैसे जो है एनर्जी सोर्स है स्पर्म के लिए, उसकी हेल्प से एटीपी प्रोडक्शन करता है स्पर्म, और उसकी टेल जो है वो मूवमेंट शो करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है विद इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब सीमन जो है मेल से फीमेल की बॉडी में एंटर कर जाता है विद स्पर्म, तो सीमन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है जो उसके वेजाइना में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि सीमन को जो अपवर्ड मूवमेंट करनी है, जो ऊपर उसको स्विम करके जाना है हुआ तक, उसमें हेल्प हो सके। द क्लोटिंग प्रोटीन्स, जिसको हमने पहले कोगुलेटिंग प्रोटीन में बोला था, क्लोटिंग और कोएगुलेटिंग सेम है, हेल्प सीमन कोएगुलेट आफ्टर इजैकुलेशन। मैंने बोला था कि जब मेल रिलीज़ कर देता है, इजैकुलेशन का मतलब है जब मेल ने रिलीज़ कर दिया सीमन, तो वो कोगुलेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोटिंग प्रोटीन्स जो कि सेमिनल वेसिकल्स ने सिक्रीट किए थे। सीमन, जिसका दूसरा नाम सेमिनल फ्लूइड भी है, उसका 60% सेमिनल वेसिकल ही सिक्रीट करती है, बाकी का 40 जो है वो बाकी दोनों ग्लैंड्स करती हैं, लेकिन 60% उसका सेमिनल वेसिकल ही सिक्रीट करती है, तभी उसका नाम सेमिनल फ्लूइड और सीमन है। द अल्कलाइन नेचर ऑफ द सेमिनल फ्लूइड helps to neutralize the acidic environment of male urethra and female reproductive tract। अब सीमन की जो pH अल्कलाइन है, क्या होता है कि मेल का जो यूरिथ्रा होता है और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, वेजाइना होता है, यूट्रस होता है, ओविडक्ट होती है, वो सब कुछ वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो जो सीमन का अल्कलाइन एनवायरनमेंट है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इससे क्या होता है कि स्पर्म के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें वो ज़्यादा एक्टिव हो, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकें। अब है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल है, सेमिनल वेसिकल पेयर में थी, ये सिंगल है। सिंगल लार्ज ग्लैंड दैट सराउंड्स द यूरेथ्रा, इट प्रोड्यूसेस अ मिल्की स्लाइटली अल्कलाइन सिक्रीशन विच फॉर्म 25% ऑफ द वॉल्यूम और सीमन। 60% किसने बनाया था? सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन ने। 25 किसने दिया? प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन ने। अब बचा 50% जो कि नेक्स्ट ग्लैंड सिक्रीट करेगी। ये जो सीमन का कलर जो होता है वो मिल्की होता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से आता है। ये भी अल्कलाइन ही होता है। इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, फिब्रिनोलाइसिन जो कि एक क्लोटिंग प्रोटीन है, फोस्फोलिपिड, कैल्शियम एंड एसिड फोस्फेटेज। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे या फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो कैल्शियम का क्या रोल होता है सीमन के अंदर, उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पढ़ना है। इट एड्स अल्कलाइन सिक्रीशन टू द फ्लूइड विच इज़ असेंशियल टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सिक्रीशन इन द वेजाइना, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। वेजाइना जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पार्ट होता है। और ये अभी पिछली स्लाइड में भी मैंने बताया था कि जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन का, वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। द ग्लैंड कोरोस्पोंडिंग टू प्रोस्टेट इज एब्सेंट इन फीमेल।
ये कह रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेल में होती है प्रेजेंट, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होती। द प्रोस्टेट स्लोली इंक्रीज इन साइज फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी। पुबर्टी वो एज होती है 12 to 13 ईयर्स जब स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो रैपिडली एक्सपेंड करती है अंटिल द एज ऑफ 30, आफ्टर विच 45 की एज तक उसका साइज सेम रहता है। उसके बाद 45 के बाद किसी किसी में एनलार्जमेंट दोबारा बढ़ती है, किसी में नहीं बढ़ती। पुबर्टी तक भी उसका साइज इंक्रीज होता है। 30 तक, पुबर्टी के बाद 30 तक तो बहुत स्पीड से होता है, लेकिन 30 के बाद 45 तक सेम साइज रहता है। और उसके बाद किसी किसी में एनलार्जमेंट हो जाती है, किसी किसी में नहीं होती। तो अब ये जिसमें हो जाती है उसको बोलते हैं बेनिगन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इन एडवांस्ड एज। और उसको फिर रिमूव करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टैटिक सिक्रीशन मेक अप टू 20 to 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन एंड कंट्रीब्यूट टू स्पर्म मोटिलिटी एंड वियाबिलिटी। ये जो है बता चुकी हूँ कि 25%, पहली लाइन में बात हो चुकी है कि 25% कंट्रीब्यूट करता है टू द वॉल्यूम ऑफ सीमन, और ये भी ऑब्वियसली स्पर्म की मोटेलिटी और वियाबिलिटी में हेल्प करता है। मिल्की सिक्रीशन होती है, pH 6.5 होती है। इसके अंदर सिट्रिक एसिड जो होता है इज़ यूज्ड बाय स्पर्म फॉर ATP प्रोडक्शन विया क्रैब साइकिल। अगर क्रैब साइकिल हमने जो क्लास 11th में पढ़ा था वो हमें याद है, तो हमें पता होगा कि सिट्रिक एसिड से कैसे हम ATP प्रोडक्शन करते हैं। सेवरल प्रोटियोलिटिक एंजाइम सच एज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, दोबारा बोल रही हूँ, एंजाइम है जिसका नाम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या फिर लाइसोजाइम अमाइलेज है यूरोनिडेज। वो सब क्या करते हैं, क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं जो सेमिनल वेसिकल ने सिक्रीट किए थे, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि इजैकुलेशन से पहले, जब वो बॉडी के अंदर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर है, इजैकुलेशन से पहले ही वो क्लोटिंग प्रोटीन जो कि सेमिनल वेसिकल ने सिक्रीट किए थे वो कोगुलेट ना कर दे सीमेन को, क्योंकि ये हम चाहते हैं सिर्फ इजैकुलेशन के बाद हो, उससे पहले ना हो। तो इसमें ये एंजाइम जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, लाइसोजाइम अमाइलेज और है यूरोनिडेज। उसके बाद होता है इसमें एसिड फोस्फेटेज नाम का एंजाइम भी होता है जिसका फंक्शन हमें पता नहीं। सेमिनल प्लाज्मिड भी एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। सीमन का जो पार्ट प्रोस्टेट ने सिक्रीट किया उसमें सेमिनल प्लाज्मिन भी सिक्रीट होता है। वो एक एंटीबायोटिक है जो कि सीमन में किसी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता। सेमिनल प्लाज्मिक एक एंटीबायोटिक है जो कि किसी बैक्टीरिया को सीमन में ग्रो नहीं करने देगा। सेमिनल प्लाज्म may help decrease the number of naturally occurring bacteria in semen and in the lower female reproductive tract। अब आ जाती है कोपर ग्लैंड की बात। इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है और ये भी पेयर में होती है। सेमिनल भी पेयर में होती है, कोपर भी पेयर में होती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। इनकी जो सिक्रीशन होती है वो क्लियर होती है। प्रोस्टेट की मिल्की थी, इनकी क्लियर होती है, वाटर कलर, और म्यूकस यानी कि चिपचिपी होती है जो कि लुब्रिकेंट का काम करती है। चिपचिपी है, अगर ऑयल की तरह वो चिपचिपी है। लुब्रिकेंट का क्या मतलब है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम पीनिस बोलते हैं, वो जो फीमेल वजाइना में एंटर करता है तो ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, तो ये कोपर ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको एज अ लुब्रिकेंट काम करती है। और ये सिर्फ 5% बनाती है सीमेन की सिक्रीशन का।
अब सीमन की बात कर लेते हैं। वैसे तो हमें काफ़ी देर से सीमन की बात कर रहे हैं। ये मिक्सचर है स्पर्म का और जिसको हम सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं। ये एक लिक्विड है जिसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की सिक्रीशन क्या थी? स्पर्म, जो कि वहीं बनते हैं, और सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन जो कि 60% बनाती है सीमन का, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन और बल्बो यूरिथ्र यानी कि कोपर ग्लैंड की सिक्रीशन मिलके सीमन या सेमिनल फ्लूइड बनाती है, जिसको सेमिनल प्लाज्मा भी बोल देते हैं। एक इजैकुलेशन में जब एक ह्यूमन मेल एक बार इजैकुलेट करता है तो उसमें वो 2.5 से 5 मिलीलीटर सीमन इजैकुलेट करता है। क्या? 2.5 to 5 मिलीलीटर। ये पीछे बच्चों ना मिली मिनी इनमें कंफ्यूज मत किया करो। अगर मिली की बजाय तुमने कुछ और लिख दिया, माइक्रो लिख दिया, मीटर लीटर तो लिखना ही मत, ठीक है? वरना बच्चे इतने महान भी होते हैं, वो सीधा लिख देते हैं 2.5 to 5 लीटर। सीरियसली, उस 2.5 से 5 मिलीलीटर में 50 to 120 मिलियन स्पर्म होते हैं। उस पूरे 2.5 मिलीलीटर की बात नहीं कर रहे, उसके हर एक मिलीलीटर में 50 से 120 मिलियन स्पर्म होते हैं। और जब ये नंबर, हर एक मिलीलीटर में स्पर्म का नंबर अगर 20 मिलियन से कम हो जाए तो मेल इनफर्टाइल हो जाता है। उसके पास फर्टिलाइजेशन की या रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रहती, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब है कम हो गया, यानी स्पर्म काउंट हमारा कम हो गया। A very large number of sperm is required for successful fertilization because only a tiny fraction reaches the secondary oocyte। जब मैंने स्पर्म जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें इवेंट्स इन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन जब हमने किया था तो मैंने कहा था कि ओवा जो है सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है। अगर उस स्टेज में स्पर्म आता है, उससे फर्टिलाइज करता है, तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। उस स्टेज को, एग की या ओवा की उस स्टेज को जिसमें वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब ये कह रहे हैं कि जितना भी स्पर्म जो है मेल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उसका बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन सेकेंडरी oocyte तक पहुंचने में कामयाब होता है। द प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, जिसने मैंने बोला ना बार बार कि जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड की सिक्रीशन होती है उसका मिल्की अपीयरेंस होता है, और जो सेमिनल वेसिकल और कोपर यानी कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन थी वो उसे स्टिकी, चिपचिपी कंसिस्टेंसी देती है। सेमिनल फ्लूइड प्रोवाइड स्पर्म विद अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। ये जो सीमन यानी कि सेमिनल फ्लूइड है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन मीडियम भी है स्पर्म का। उसमें उसको न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। हमने बोला था कि फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड की हेल्प से वो एटीपी प्रोडक्शन करता है। वो उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ मेल यूरिथ्रा एंड फीमेल वजाइना। कहा था ना कि इसका एल्कलाइन एनवायरनमेंट जो है मेल यूरिथ्रा के और फीमेल वजाइना के किसको, एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। डिस्पाइट दिस स्लाइट एसिडिटी, 6.5 बताई थी ना कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सिर्फ, बाकी कोपर और जो सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन है वो दोनों एल्कलाइन ही होती है, 7 से ऊपर की पीएच होती है, लेकिन सिर्फ जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड की सिक्रीशन है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, यानी कि 6.5 होती है, मतलब 7 से 0.5 ही कम है। लेकिन जब ये बाकी दोनों की सिक्रीशन में मिल जाती है, फेमिनल वेसिकल की और कोपर की, तो फाइनल पीएच 7.2 से 7.7 ही रहती है, क्योंकि मेजर पोर्शन तो सेमिनल वेसिकल ने ही बनाया ना, और वो एल्कलाइन है। द प्रोस्टेटिक सिक्रीशन गिव्स सीमन मिल्की अपीयरेंस, दोबारा वही बात कर रहे हैं। वंस इजैकुलेटेड, एक बार जो है अगर इजैकुलेट हो जाए,
सीमन, तो जो वो सीमन है 5 मिनट के अंदर कोगुलेट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग प्रोटीन्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल. About 10 to 20 minutes, semen reliquefies because prostate-specific antigen and other proteolytic enzymes produced by prostate break down the clot. वो कह रहे हैं कि 5 मिनट के बाद तो वो कोगुलेट हो जाता है, क्योंकि जो कोगुलेटिंग प्रोटीन थे, क्लोटिंग प्रोटीन्स थे सीमन की सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन के अंदर. लेकिन उसके बाद हमने बात की थी कि एंजाइम्स होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर, जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, यूरोनिडेज पढ़े थे ना हमने. वो सब 10 से 20 मिनट के अंदर उसको दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. वो क्लोट जो है उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं. द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन सीमन इज कॉल्ड हीमोस्पर्मिया. अगर सीमन इजैकुलेट होते हुए उसमें ब्लड दिखा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोस्पर्मिया. ये क्यों होती है? इन मोस्ट केसेस इट इज़ कोज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल लाइनिंग दी सेमिनल वेसिकल. इसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं. सेमिनल वेसिकल के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन्फ्लामेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सीमन के अंदर ब्लड की प्रेजेंस हमें दिखाई देती है. Ejaculation. It is release of semen from urethra to exterior. यूरिथ्रा के अंदर से बाहर मेल की बॉडी से बाहर जो रिलीज होता है सीमन का, उसको इजैकुलेशन बोलते हैं. और ये जो है वो एक रिफ्लेक्स होता है जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पढ़े थे ना. ये एक सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स है कोऑर्डिनेटेड बाय लंबर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कोड. जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, पहली बात तो वो स्पाइनल कोड जो है वो कंट्रोल करती है, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता. और उसका कौन सा पोर्शन करता है? अगर आपको याद है स्पाइनल कोड के पार्ट्स, तो लंबर पोर्शन का भी आपको पता होगा. एज पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स जो स्मूथ मसल स्फिंक्टर है एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. स्फिंक्टर का मतलब ओपनिंग के चारों तरफ जो ओपनिंग है उसके चारों तरफ मसल हैं. तो वो क्या करती हैं? स्फिंक्टर कब बोलते हैं उसको? जब हम चाहते हैं वो क्लोज हो जाए, क्योंकि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके उस ओपनिंग को क्लोज कर देंगी, और जब ज़रूरत होती है वो रिलैक्स करके उस ओपनिंग को खोल देंगी. जैसे ये हमारी ओपनिंग है, स्फिंक्टर जाम, और इसके चारों तरफ है मसल्स ऐसे. तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो क्या है? क्लोज हो जाएगा, और रिलैक्स करेंगी तो वो ओपन हो जाएगा. तो जो स्मूथ मसल स्फिंक्टर है यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जब इजैकुलेशन हो तब यूरिन साथ में पास आउट नहीं होता है ना, क्योंकि एक ही ओपनिंग है, उसी से यूरिन भी पास होना है, उसी से सीमन भी इजैकुलेट होना है. तो हमें यूरिन को तो उस टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वो सीमन में मिक्सअप ना हो. तो इसलिए कह रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर को जो स्फिंक्टर कंट्रोल करता है वो क्लोज हो जाता है उस टाइम पे. इवन बिफोर इजैकुलेशन अकर्स, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन इन द एपिडाइडमिस, डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट, इन सब के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, क्योंकि बताया था ना इन सब के अंदर जो मिडल लेयर होती है वो मस्कुलैरिस होती है, वहाँ पे स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं. जो क्या है, जब मेल को सीमन इजैकुलेट करना है तो वो सब कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से सीमन जो है बिल्कुल पीनस के बिल्कुल एंड पोर्शन तक आ जाता है. और जब वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको मेल उसको इजैकुलेट या एमिट कर देता है. द डिस्चार्ज ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सीमन बिफोर इजैकुलेशन. ये कह रहे हैं कि
एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले भी थोड़ी सी सीमन की स्मॉल वॉल्यूम इजैकुलेट होती है। इजैकुलेशन से पहले थोड़ी सी स्मॉल वॉल्यूम जो है वो सीमन की इजैकुलेट हो जाती है। उसको हम इजैकुलेशन नहीं बोलते, उसको हम एमिशन बोलते हैं। जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इस यूनिट का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या मेथड हैं। तो उसमें एक मेथड ये होता है कंट्रोल की, इससे पहले पीनस जो है इजैकुलेट करे उससे पहले पीनस को विड्रॉ कर लो फीमेल के वजाइना से। तो अगर इजैकुलेशन फीमेल के वजाइना में होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन ये रीज़न है एमिशन कि एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले भी कुछ वॉल्यूम सीमन की जो एमिशन है उसके थ्रू निकल जाती है, उसमें भी स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो इवन दो एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले मेल ने रिमूव कर लिया, विड्रॉ कर लिया पीनस, तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। कभी कभी एमिशन जो है वो सोते हुए स्लीप के टाइम भी हो जाती है, जिसको नॉकटर्नल एमिशन बोलते हैं। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है पीनिस के अंदर, तो जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, जो 3 इरेक्टाइल टिश्यू बताए थे ना, कॉर्पोरा स्पोंजियसम और एक और बताया था, याद है ना, उनके अंदर ब्लड सप्लाई होता है जिसकी वजह से पीनस जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और जो इरेक्टाइल टिश्यू की मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और प्रेशर डालती हैं पीनस के ऊपर कि सीमन जो उसके पीनस के मिडल से यूरेथ्रा पास होता है यहाँ पे, और जो यहाँ पे होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पीनस के ऊपर, यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि जो सीमन यूरेथ्रा में आ चुका है उसको इजैकुलेट कर दे। जिससे क्या होता है, जो ये वेन्स थी उन पे प्रेशर रिलीज हो जाता है और दोबारा से पीनस जो है, जो कि इरेक्ट हो गया था, बिल्कुल इरेक्ट हो गया था, वो दोबारा से फ्लैसिड स्टेट में आ जाता है। इम्पोटेंस किसको कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि पीनस इरेक्ट नहीं हो पाता इवन दो सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, सेक्सुअल अराउजल होता है, लेकिन पीनस इरेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से सीमन इजैकुलेट नहीं हो पाता। तो ये सब हमारा जो है, इसके साथ ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था टेस्टीज के बारे में, एपिडाइडमिस, स्क्रोटम, ये स्किन लाइक सैक स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है स्किन का, जिसके अंदर टेस्टीज होती हैं। फिर ये वासा डिफरेंशिया है, ये एक तरफ ये जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है बीच में, वन सेक, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फेमिनल वेसिकल है, एक इसके पीछे है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद ये पीनस है, पीनस के ये जो मिडल है ये यूरिथ्रा है, और ये जो दिखाया हुआ है वो इरेक्टाइल टिश्यू है जो कि इस तरफ भी है। देखो यहाँ पे 2 सेमिनल वेसिकल्स दिखाई हुई हैं, ये जो दिख रही हैं पेयर में छोटी सी, वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, और ये सिंगल जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। वन सेक, एक सेकेंड मैं जूम कर देती हूँ इसको। देखो ये छोटी सी बल्बो यूरिथ्रल, और ये जो एक है वो प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया था जितने भी पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको 2 टाइप्स में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि है टेस्टीज, और जो हेल्प करते हैं उसके ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में, मैचुरेशन में, वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। जैसे मेल एसेसरी डक्ट्स, ये जितनी भी एपिडाइडमिस, वासा, एफरेंशिया, डिफरेंशिया, ये सब एसेसरी डक्ट्स हैं। इजैकुलेटरी डक्ट एक हमने पढ़ी थी सिंगल, कि वासा डिफरेंशिया जो है इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है, और एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो हमने आज कवर की हैं।
एक क्रिप्टोकाइडिज्म की भी टर्म हमने स्टडी की थी कि बर्थ से पहले 7 to 8 मंथ में जो टेस्टीज है वो स्क्रोटम में डिसेंड कर जाती हैं। किसी किसी कंडीशन में अगर वो ना डिसेंड करे तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। या तो 6 मंथ तक वो अपने आप बर्थ के बाद भी अपने आप डिसेंड कर जाती है, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है, या फिर सर्जरी ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है और उस सर्जरी को हम बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। हमने कवरिंग्स पढ़ी थी टेस्टीज की। सबसे आउटर ट्यूनिका वेजिनैलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिना जिसके अंदर फाइब्रस और कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि टेस्टीज को किसी भी इंजरी से बचाता है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि उसको ब्लड सप्लाई देती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैंने बोला था कि जो सबसे अंदर वाली लेयर है ट्यूनिका वेजिनैलिस वो टेस्टी में अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है ऐसे, और टेस्टीज को काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक, जैसे ये एक कंपार्टमेंट है टेस्टीज का, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। और जो ये बीच बीच में एरिया बचता है यहाँ पे होते हैं लेडिग सेल जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, जो कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और एक सर्टोली सेल्स जो लेयर होती है, सेमिनल वेसिकल की जो लेयर होती है उसके अंदर 2 टाइप के सेल मिलते हैं। एक तो स्पर्मेटोसाइट जिनसे स्पर्म बनते हैं, दूसरे होते हैं सर्टोली सेल जिनको हम नर्स सेल भी बोल देते हैं, यानी कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी। सबसे पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। जो स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया जो कि अभी तक डिप्लॉयड हैं, हमने उनके बारे में बात की थी। सबसे पहले वो डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और काफ़ी सारे स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब वो ग्रो करते हैं। सेकंड जब फेज स्टार्ट होता है ग्रोथ का, तो वो स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लिकेशन छोड़ के ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं और लगभग डबल हो जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तब हम उनको बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज स्पर्मेटोगोनियम से डबल होता है। उसके बाद उनमें मियोसिस, पहली मियोसिस होती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड हो जाता है। और अगर आपको मियोसिस की प्रोसेस याद है तो याद होगा कि ये रिडक्शनल डिवीज़न होती है, यानी कि यहाँ पे ये डिप्लॉयड सेल था और ये दोनों हैप्लॉयड सेल हैं। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हाफ हो गया। उसके बाद मैचुरेशन फेज होता है जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योर होके स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसमें होती है मियोसिस सेकेंड। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड करता है और 2 स्पर्मेटिड बनाता है। दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है, 2 स्पर्मेटिड बनाता है। उसके बाद लास्ट इस सारी प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। उसके बाद स्टार्ट होती है स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्पर्मेटिड की एक्चुअल स्पर्म में। इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? इसमें साइटोप्लाज्म लूज होता है, न्यूक्लियस कंडेंस होता है, टेल फॉर्म होती है, एक्रोसोम पता है कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म के हेड पे, और नेबनकन शीथ फॉर्म होती है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। हमने हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था। मैंने बोला था कि हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है, और वहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और क्या था, लुटनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। लुटनाइजिंग हार्मोन लेडिग सेल पे वर्क करता है और फाइनली लेडिग सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है अमाउंट में तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक देता है। उसको कहता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी सिर्फ लुटनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट ना करे। उसकी बजाय जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स पे सिक्रीट करता है, एक्शन करता है, और सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो एक और हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। जब वो इनहिबिन ज़्यादा हो जाता है
तो एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक भेजता है, उसको कहता है कि सिर्फ FSH सिक्रीट करो, लुटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट नहीं करो। हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म किया था। ये हेड होता है जहाँ पे ये एक्रोजोम है, ये न्यूक्लियस है, टेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पाइरल शेप में अरेंज्ड आपको दिख रहा है, जिसको हम नेबनकन शीथ बोलते हैं, और वैसे ही इसको मिडल पीस बोलते हैं। इस पार्ट को मिडल पीस बोलते हैं। ये जो है वो टेल है। उसके बाद हमने पीनस का भी स्ट्रक्चर किया था बच्चों, जिसमें मैंने 2 टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू बताए थे, यानी कि वो स्मूथ मसल्स के बने होते हैं जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल पीनस को इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और ये है कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये देखो, ये कॉर्पस स्पोंजियोसम और ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये सारी जो हम आज इजैकुलेशन के टाइम आर्टरियोल और वेन्स की बात कर रहे थे ना, वो ये होती हैं जब ये ब्लड से फिल हो जाती हैं सेक्सुअल अराउजल के टाइम। इनमें एकदम ब्लड रश करता है, ब्लड का अमाउंट इन आर्टरियोल और वेन्स के अंदर बढ़ जाता है, और उससे फिर इन इरेक्टाइल टिश्यू को, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम को भी सिग्नल जाता है, वो भी इरेक्ट हो जाते हैं। और उनके इरेक्ट होने से जो अंदर यूरिथ्रा है, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, जो अंदर यूरिथ्रा है उसको सिग्नल जाता है क्या, कि उसके अंदर जो सीमन है उसको प्रेशर से बाहर इजैकुलेट कर दो। क्योंकि पहले तो ये इरेक्ट नहीं थे, ये रिलैक्स थे, लेकिन जब ये इरेक्ट हो जाते हैं तो यूरिथ्रा से सीमन जो इजैकुलेट हो जाता है, और जब वो इजैकुलेट हो जाता है तो फिर से पीनस जो है वो फ्लैसिड हो जाता है, यानी रिलैक्स हो जाता है। तो एक्सेसरी ग्लैंड के अलावा जो कि हमने आज कवर किया है, हमने ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस और सीमन क्या होता है क्या नहीं वो सब क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।